चलो तो नेक्स्ट अब हम लोग रिंग के कारण देखते हैं। अगर एक चार्ज रिंग है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। सपोज करिए कि ये एक रिंग है, चार्ज रिंग। इस रिंग का रेडियस a और इस रिंग पर जो टोटल चार्ज है वो q है, और इस रिंग के एक्सिस पर एक पॉइंट है P जो x डिस्टेंस पर है, और इसी पॉइंट P पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। उस एलिमेंट को हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकेंगे क्योंकि एलिमेंट हम लोगों ने छोटा लिया है, और उस एलिमेंट के कारण वहां पर हम लोग फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसी फील्ड को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग लेते हैं इसमें एक एलिमेंट। ये हमारा एक एलिमेंट है, मान लेते हैं इस पर चार्ज dq है, और ये एलिमेंट इस पॉइंट से जिस डिस्टेंस पर है उसको हम लोग r मान लेते हैं। अब इस एलिमेंट को पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हुए हम यहां पर फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और उसको हम लोग नाम देते हैं dE वेक्टर। ये एंगल सपोज करें थीटा है, तो इस d को हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये d हो गया 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, और r स्क्वायर को अगर हम लोग नोन क्वांटिटीज के टर्म में लिखें तो 1/4πε0 dq बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक, अब इस रिंग में ये जो एक एलिमेंट के कारण जो हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट किया, इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे, क्योंकि ये रिंग हमारा सिमेट्रिक है। अगर इस एक्सिस को देखें तो इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग हमारा सिमेट्रिक है, तो इस सिमेट्रिक होने का एक एडवांटेज हम लोगों के पास मिलेगा। वो एडवांटेज ये है कि अगर हम इस एलिमेंट को देखें तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक एलिमेंट यहां भी मौजूद होगा, सेम एलिमेंट, उस पर सेम चार्ज dq। और अगर इस एलिमेंट के फील्ड को हम लोग यहां कैलकुलेट करें तो ये भी dE होगा, और फिर ये एंगल सिमेट्रिक होने के कारण थीटा होगा। अब आप देखिए कि इस dE को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ये d cos थीटा और ये d sin थीटा हो गया। फिर इस कंपोनेंट को भी अगर हम डिवाइड करें, कंपोनेंट में डिवाइड करें, तो ये हो गया d cos थीटा और ये हो गया d sin थीटा। तो यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि जो d sin थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस पूरे रिंग का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस d को इंटीग्रेट करके, तो इस d का जो d cos थीटा कंपोनेंट है वो तो रहेगा उस इंटीग्रेशन में, लेकिन जब हम पूरे रिंग को कवर करेंगे तो ये d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट है। इसका ये है, इसका ये है, इधर का जितना भी एलिमेंट है उसके ऑपोजिट में एक एलिमेंट यहां मौजूद है जो उसके d sin थीटा को कैंसिल कर देगा। तो इसलिए हम लोगों के लिए जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया एलिमेंट का, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ द एलिमेंट वो रह गया DE cos थीटा। यानी हमें अब इंटीग्रेशन करना होगा DE cos थीटा का, पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to the whole ring E equals integration of DE cos theta for the whole ring। अब वैल्यूज रखें तो DE हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहां देखिए cos थीटा, तो cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बेस है तो x/r, यानी cos थीटा इज x/r, और r को लिख सकते हैं √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पूरे रिंग के लिए। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर रखें, तो कांस्टेंट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर रह गया, और फिर x कांस्टेंट है। x क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे रिंग में जब हम घूमेंगे इंटीग्रेशन के दौरान तो इसमें x हमारा नहीं बदलेगा, क्योंकि x इस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, इस रिंग पर घूमने से ये x में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो x इज ए कांस्टेंट। a भी कांस्टेंट है, इसलिए पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस a तो रेडियस है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर, यहाँ क्या हो गया हाफ प्लस 1 3/2, सिर्फ रह गया dq इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से q तक, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो q होगा। तो फाइनली हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी चार्ज्ड रिंग के कारण एक एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो एक्सिस पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट पर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सियल पॉइंट पर, इसको हमने फिर से यहाँ लिख दिया है। अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि जो DE cos थीटा था वही इफेक्टिव कंपोनेंट था, और DE cos थीटा का डायरेक्शन किधर था, उधर था, ठीक है ना। तो इसलिए जो नेट फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, अलोंग द एक्सिस। यही अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है, डायरेक्शन क्लियर है। अब मान लीजिए कि हम सेंटर पर जानना चाहते हैं, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो रिंग के सेंटर पर x कितना हो जाएगा, अगर ये पॉइंट P सेंटर पर चला है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो x 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0, यानी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद अब इस फील्ड को जरा देखिए, अगर ये पूछा जाए कि इस फील्ड का वेरिएशन क्या है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि x के साथ ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि x का टर्म नीचे भी है, ठीक है। एक बात तय हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सेंटर पे, ठीक। अब आगे उसका वेरिएशन किस तरह से है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक उसको ग्राफिकली शो करेंगे, उसके वेरिएशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को। और उसके लिए हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो 0 है और उसके बाद वो वेरी कर रही है,
ठीक, तो वेरी करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे हो रही है? नहीं, सरकमफेरेंस पे तो जा ही नहीं रहे हम लोग इस पर मूव कर रहे हैं, इस पे। तो यहां पे हमें 0 वैल्यू मिली और उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी कर रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसका फील्ड का मान कहां पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हम लोग अभी फाइंड करेंगे। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E ऑन एक्सियल लाइन। हम लोग अभी एक्सिस पर ही फील्ड को कैलकुलेट किए हैं, तो एक्सिस के इधर उधर नहीं जा सकते। हम लोग को एक्सिस के पॉइंट पर देखना है कि एक्सिस पर कितनी दूर, सेंटर से कितनी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में और उसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएशन के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर रह गया और Q भी बाहर रह गया। अब d/dx किसका होगा, x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इनको 0 पुट करना होगा। हाँ, ऑब्वियसली a वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन a इसके साथ एसोसिएटेड है ना, इसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे a को। लेकिन ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसको बाहर आप कर नहीं सकते, है ना। तो ये सारा टर्म उधर जाकर के 0 हो जाएगा और इसको u/v के फॉर्मेट पर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 को बाहर रखा और x को हमने डिफरेंशिएट किया, माइनस का साइन। फिर x को हम लोग बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 dx होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल क्यूब दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां ये भी इधर जाएगा, 0 होगा, ऊपर का सिर्फ रह गया। तो ऊपर में रह गई क्वांटिटी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और टू द पावर 3/2 ये dx/dx ये तो 1 है, माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो nx टू द पावर n-1 पे 3/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस 1 और फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन। तो अब यहां पर देखिए a स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां रह गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस यहाँ हो गया 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ इक्वल 0, 3/2 माइनस 1 दैट इज हाफ। अब यहाँ देखो, यहाँ से हाफ निकल जाएगा, उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या रह गया 3x स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर। तो x इक्वल्स यहाँ मिल गया प्लस माइनस a/√2। तो देखो ये हमें वैल्यू मिली x की और x की 2 वैल्यू मिली है। तो ऑब्वियसली ये जैसे हमारा रिंग है ये, तो एक पॉइंट इधर मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और एक पॉइंट इधर मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, अब a/√2 के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली यहां मैक्सिमम है तो घटेगा। ठीक है, यानी a/√2 तक x इक्वल्स
a/√2 तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा और फिर a/√2 से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो अगर इसको आप रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एट a/2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और यही पैटर्न इधर भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेंटर पर 0, इंफिनिटी पे 0 और a/√2 पर फील्ड मैक्सिमम। ठीक है, इस ग्राफ में एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो ये जो लाइन है ये x की लाइन है और ये जो एक्सिस है इस पर हम लोग E को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर ये जो E है ये मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए तो इस रिंग से रिलेटेड एक केस हम लोग यहां पर एक डील करते हैं। ठीक है, केस ये है कि ये एक रिंग है और चार्ज रिंग, और एक्सिस पर एक चार्ज है -Q0 x डिस्टेंस पर, और इसको हम रिलीज कर देते हैं यहां पे। देन व्हाट विल बी द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ दिस चार्ज -Q0। ठीक है, तो इसके लिए पहले फोर्स देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर मौजूद है और वहां पे अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं Q को, तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू QE के बराबर होती है। ठीक है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है, और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा अगर ये चार्ज नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए, जिस पॉइंट पर आपने इस चार्ज को रखा है वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इस रिंग का, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, किस डायरेक्शन में? अपने ऑपोजिट, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स इस पर एक्ट करेगा, F वेक्टर। इस फोर्स के कारण ये चार्ज एक्सेलरेट होगा, टुवर्ड्स द रिंग चलेगा। अब यहां पर आने के बाद, अब देखिए इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। तो उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब उस चार्ज पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, तो फिर वो उस पॉइंट से आगे शूट आउट करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी इसने एक्वायर किया यहां तक, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये रिंग के दूसरी तरफ चला जाएगा। जैसे ही ये दूसरी तरफ जाएगा, तो अब देखिए कि सिचुएशन क्या हो जाएगा। ये Q0 चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द रिंग है ना, ये नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस रिंग के इधर, ये इस डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम द सेंटर। यही देखिए, इस तरफ भी अवे फ्रॉम द सेंटर था, इधर भी अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो। और इस चार्ज पर इस फील्ड के कारण अब फोर्स देखिए किधर लगना शुरू हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अब ये सेंटर को जो क्रॉस करके इधर आया, यहां से पहले ये फोर्स F इस चार्ज के मोशन को सपोर्ट कर रहा था, इसी फोर्स के कारण वो एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट करके यहां तक उसने एक काइनेटिक एनर्जी गेन की, जिस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो सेंटर को क्रॉस कर सका। लेकिन जैसे ही वो सेंटर को क्रॉस करेगा, अब जो फोर्स है वो उसके मोशन के ऑपोजिट लगना शुरू होगा। ठीक है, और फिर धीरे 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 सर्टेन पॉइंट पर जा करके, और सर्टेन पॉइंट वो उतना ही दूर होगा जहां ये पहले जहां से चलना इसने शुरू किया था, वहां जाकर ये रुक जाएगा। ठीक है, रुकने के बाद अब ये फोर्स तो अभी भी लग रहा है,
तो अब ये फोर्स फिर उसको एक्सेलरेट करना शुरू करेगा और ये चार्ज फिर इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा और फिर वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। यानी किस तरह का मोशन हो गया ये? ऑसिलेटरी मोशन। चार्ज विल ऑसिलेट इस पॉइंट, इसके सेंटर के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से, ठीक है। यानी मोशन ऑफ चार्ज इज ऑसिलेटरी। अब ऑसिलेटरी मोशन में एक मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर ये पूछा जाए कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन होगा क्या ये सिंपल हार्मोनिक होगा, तो उसके लिए हम लोगों को फोर्स का नेचर देखना पड़ेगा। तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा है F किसी भी डिस्टेंस x पर जब वो है तो Q इंटू E माइनस Q नॉट माइनस Q नॉट। अब E की जो वैल्यू है उसको रखिए। x डिस्टेंस पर रिंग के कारण E क्या था? 1/4πε0 QX डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस XX स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हो गया माइनस 1/4πε0 Q0 X बाई a स्क्वायर प्लस XX स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऑब्वियसली एक रेस्टोरिंग फोर्स तो है। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब बार बार वो उसको सेंटर की तरफ लेकर आ रहा है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है। यानी फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। जब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, जब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर है। यानी फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो ये है कि फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है क्योंकि एक्स यहां भी मौजूद है, ठीक है। इसलिए फोर्स प्रोपोर्शनल नहीं है एक्स के, इसलिए यह मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें हम एक कंडीशन जोड़ दें, हम ये मान लेते हैं कि जो एक्स डिस्टेंस पर जहां पर उसको रिलीज किया गया है वो एक्स डिस्टेंस बहुत छोटा है, स्मॉल। तो क्या होगा? इफ x इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल किसके कंपैरिजन में? इसके रेडियस के कंपैरिजन में। a के कंपैरिजन में x का मान बहुत कम है। तो उस केस में हम लोग a स्क्वायर प्लस XX स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर, और तब देखिए फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल्स माइनस 1/4πε0 Q0 Q डिवाइडेड बाई a क्यूब और यहाँ x। अब देखिए ये सारा टर्म कांस्टेंट है और F प्रोपोर्शनल है x के, यानी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। हाँ, यानी एक शर्त पे ये मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा अगर x का मान a के कंपैरिजन में बहुत कम हो। और जब सिंपल हार्मोनिक मिल गया तो आप फिर बाकी सारे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं उस चार्ज पार्टिकल का 1/4πε0 Q0 Q डिवाइडेड बाई ma क्यूब। मास से डिवाइड कर दिया हमने, मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन मिल गया, वेयर m इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। अब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ठीक है। SSM का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ओमेगा स्क्वायर और ये बराबर हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/4πε0। ये लिख दीजिए यहाँ Q0 Q 1/4πε0 ma क्यूब। अब यहाँ से इसको लिख दीजिए 2π/t, तो स्क्वायर है तो 4π स्क्वायर बाई टी स्क्वायर Q0 Q बाई 4πε0 ma क्यूब। और यहाँ से आपको t मिल जाएगा 2π अंडर रूट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू नॉट क्यूब। इस तरह से टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी कैलकुलेशंस हो सकते हैं। ठीक है।